हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग फ्री कोर्स लॉन्च करने वाले हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पद पे जो वैकेंसी आ गई है या आने वाली है उनके लिए। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो कॉमन टॉपिक होगी जैसे कि लेबर लॉज हो गए, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, ये चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो जनरल अकाउंटेंसी, प्रिंसिपल एंड ऑडिटिंग है वो सिर्फ APFC एंड EOAO में पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके पहले ये चार पे डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग जनरल अकाउंटेंसी, प्रिंसिपल एंड ऑडिटिंग पे भी डिस्कस करेंगे। नाउ अगर आप क्वेश्चन ये राइज होती है कि जो वीडियो होंगी वो कब कब आएंगी, ठीक है। तो मोस्टली जो वीडियो होंगी वो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को वीडियो आएंगी अभी, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम हम लोग इसको रेगुलर कर देंगे, ठीक है। अब पैटर्न क्या होगा, पहले हम लोग बेयर एक्ट कहाँ से लेंगे, बेयर एक्ट जो हम लोगों को मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, labor.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, वहाँ पे सारी बेयर एक्ट अपलोड की गई हुई है। तो वहाँ से हम लोग बेयर एक्ट लेंगे। लेकिन बेयर एक्ट में प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही लेंदी है, ठीक है, और सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉन्साइज में एक नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और उस पर डिस्कशन करेंगे और वहाँ पे उससे रिलेटेड MCQ भी सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो प्रीवियस ईयर में उस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी भी डिस्कशन करेंगे। और ये सारी जो PDF है, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी या कहीं पे कुछ एरर दिखेगी जो आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप ये बता सकते हैं, या कुछ और चाहते होंगे, ठीक है। तो ये तो कोर्स चलेगी, साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट हैं इनके उस पर भी हम लोग कोर्स करेंगे। इसके बाद इनके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम लोग LEO ALC की बात करें तो 2015 में वैकेंसी आई थी और 2017 में आई थी, ठीक है। तो 2015 में दो पेपर, LEO ALC एक पेपर हुई थी और 2017 में ये सिर्फ LEO की पेपर हुई थी, ठीक है। ऐसा ही कुछ था। और इसकी जो APFC की जो पेपर हुई थी वो 2002 में हुई थी, 2004 में हुई थी, फिर 2012 में हुई थी और फिर 2015 में हुई थी। ये सारी पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। EOAO की जो पेपर हुई थी वो भी 2016 और 2020 में हुई थी, और उससे पहले भी अगर हुई होगी तो हम लोग उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो इतने हम लोग PYQ करेंगे और साथ साथ कुछ टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द YouTube लिंक चैनल एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia। सो यू कैन ज्वाइन हियर और यहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे हम लोग MCQ भी डेली डालेंगे और PDF सारी आपको मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट, तो आपको ये ईयर भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट पहले आया था, ठीक है। तो उसमें आपको ईयर पता रहेगा तो आप उसको आराम से बना सकते हो उस क्वेश्चन को। नाउ कोई भी एक्ट अगर आया तो कुछ प्रॉब्लम रही होगी तभी आया होगा। तो क्या प्रॉब्लम थी कि फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया था, ठीक है। फैक्ट्री और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ये समझ में आ गई तो हो सकता है कि कुछ MCQ आप आराम से सॉल्व कर सकते होगे, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप सोचोगे अच्छा इस कारण से लाया गया था तो इसमें ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी जो वर्कर थे उनकी, फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन ख़राब थी। तो उनके वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनकी वर्किंग आवर, उनकी वेज, ठीक है ना, उनके लिए, ठीक है ना, ये एक्ट लाई गई थी। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये सबसे पहले कब आया था फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये 1881 में सबसे पहले ये एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद इसको बार बार अमेंड किया गया था 1891, 1911, 22, बट जो मेजर अमेंडमेंट हुई थी वो 1948 में हुई थी, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें कुछ हम लोग फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात ये भी कर लेते हैं कि पहली कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी। तो कोलकाता में बनी थी 1818 में, बट ये कॉमर्शियली फेल्योर हो गया था, ठीक है। तो दूसरा बम्बे में बनाया था 1854 में, ठीक है। फर्स्ट आयरन स्टील वर्क कब हुआ था, 1873 में बिहार में हुआ था। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि 1907 में सबसे पहले जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये तो हुई थी बट ये फेल कर गया। फिर हम लोगों को ना टिस्को आई थी 1907 में। जूट स्पिनिंग मिल रिसरा वेस्ट बंगाल में 1855 में, है ना।
बेली पेपर मिल हुई थी हुगली में 1870 में। फिर आपको कानपुर में लेदर की फैक्ट्री भी खोली गई थी एट दैट टाइम, ठीक है ना। धीरे धीरे इंडिया में फैक्ट्री खुलने लगी थी। अब क्या हुआ कि फैक्ट्री खुल तो रही थी, बट वर्कर्स की कंडीशन ख़राब थी, ठीक है। तो वर्कर्स की कंडीशन ख़राब थी, तो 1878 में शशिपथ बनर्जी नाम के पर्सन ने, शशिपथ बनर्जी, उन्होंने बनाया था बड़ा बाजार ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? जो वहाँ पे जूट मिल के जो वर्कर थे उनकी वेलफेयर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1878 ईस्वी में, ठीक है। होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 से 1820 तक इंग्लैंड में होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों होती है? प्रोडक्शन की टेक्निक, मशीन आ जाते हैं, प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज हो जाती है, ठीक है। उस कारण से भी इंडिया में भी इसका ये असर होती है, ठीक है। अब नारायण मेघजी लोखंडे, ये नाम याद रखना है, ये एक महात्मा ज्योतिबा फुले के डिसिपल थे, है ना। और इसको फर्स्ट लेबर लीडर इंडिया में बोला जाता है, सबसे पहला लेबर, जो लेबर की आवाज़ उठाने वाले थे, ठीक है। ये इन्होंने 5300 वर्कर्स का साइन करवा करके फैक्ट्री कमीशन को दिया था। फैक्ट्री कमीशन कब अपॉइंट हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन बनती है। 1884 में फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन अपॉइंट होती है। किसके? उस समय वायसराय कौन था, जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन। तो ये भी याद रखनी है। इसके बाद ये तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गई कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुई थी, 1919 में, ठीक है। अब क्या है कि अभी क्वेश्चन ये होती है कि क्या फैक्ट्री और इंडस्ट्री सेम होते हैं? नहीं, इंडस्ट्री वो होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पूरी ट्रेड होती है, ठीक है। जैसे उसमें सर्विस भी आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, पूरे कॉमन को इंडस्ट्री बोली जाती है। लेकिन फैक्ट्री वहाँ होती है जहाँ पे एक प्लेस होती है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो इंडस्ट्री होलसम एक सब टर्म हो गया, ठीक है। और फैक्ट्री हो गया जहाँ पे वो एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है ना। और इंडस्ट्री हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विस हो गई, यहाँ से ले जाना हुआ ये सब, और उसको ट्रेड ऑर्गेनाइज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री सेम नहीं है। नाउ ये एक्ट क्यों आई थी, और ये जो है सो इससे क्या फ़ायदा हुआ? जो पूरे दिन डे टू डे एक्टिविटी होती है फैक्ट्री में, जो भी चीज़ें होती हैं उसको गवर्न करने के लिए कि वो कैसे होगी, है ना, उसके लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 लाई गई थी। जैसे वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स की वेलफेयर के लिए हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गया, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क हो गया, हैजार्डस प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जिससे कि कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। इसके बाद इसमें पेनाल्टीज भी हैं कि अगर मान लीजिए कि आप इसमें जो फैक्ट्री एक्ट का प्रोविज़न है उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कुछ पेनाल्टीज भी हैं। ये पूरे इंडिया में है, ठीक है ना, होल ऑफ इंडिया में ये लागू है। अब हम लोग एक्ट की बात करते हैं, तो इसमें कुछ डेफिनेशन है। आपको सेक्शन भी कुछ सेक्शन याद रखने हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सारे एक्ट का सारे सेक्शन याद रखते हो। कुछ आप याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव आप एमसीक्यू चूज कर पाओगे। सेक्शन 2M कहता है कि फैक्ट्री क्या है। पहले फैक्ट्री को डिफाइन कैसे किया गया है, बोला कि कोई भी प्रेमाइसेज, एनी प्रेमाइसेज, ठीक है, जहाँ पे, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 10 या 10 से अधिक वर्कर हो, ठीक है, जहाँ पे पावर का यूज होता हो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या 20 या 20 से अधिक वर्कर हो जहाँ पे पावर का यूज नहीं होता हो, विदाउट द एड ऑफ पावर। तो आपको याद हो गया, सेक्शन 2M कहता है कि फैक्ट्री वैसे प्रेमाइसेज को बोलते हैं जहाँ 10 या 10 से अधिक लोग वर्कर काम कर रहे हैं विथ एड ऑफ पावर के साथ, है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से कोई काम हो रहा हो, कोई मशीन चल रहा होगा, और 20 या 20 से अधिक काम कर रहे हो विदाउट एड ऑफ पावर, वहाँ पे ये पूरा इसको हम लोग फैक्ट्री बोलेंगे, और वहाँ पे ये एक्ट जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 वो लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, लेकिन इसमें कुछ ना एक्सेप्शन है, इससे क्वेश्चन आती है, जैसे माइन में ये नहीं लगेगा, ठीक है, माइंस एक्ट के अंतर्गत माइन में नहीं होगा। और अ मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग्स टू आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, आर्म्ड फोर्स का जो मोबाइल यूनिट होगा वो भी इसमें नहीं आएगा। और रेलवे का रनिंग सेट है वो भी नहीं आएगा। होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, ये सब फैक्ट्री में नहीं आएगा, ठीक है। अब होटल में वर्क करते हैं लोग, ठीक है, बट ये सब फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो माइन, मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, रेलवे रनिंग सेट, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, ये नहीं आएंगे। तो इसी से क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो ये सेक्शन 2M हो गया फैक्ट्री को डिफाइन। अब सेक्शन 2K बोलता है कि भाई ठीक है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है,
लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या कवर होगा? कोई भी चीज़ की मेकिंग हो, रिपेयरिंग हो, अल्टरिंग हो, ये फिनिशिंग हो, है ना, पैकिंग है, ये सब सेल है ना। अब क्या है कि पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज, ये सब जो है सो कोई भी अगर आप सीवेज आपको निकाल रहे हो ये, या जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, ये सब जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है, जैसे कंस्ट्रक्टिंग, है ना, रिकंस्ट्रक्टिंग। इसके बाद ये प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिक, कोई कोल्ड स्टोरेज में अगर आप कोई सामान रख रहे हो। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप यहाँ गलती कर सकते हो कि अगर किसी चीज़ को प्रिजर्व या स्टोर कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज में तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, बट वो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या हो गया, टू आपके किस में है, 2K में बता दिया। ठीक है, नाउ सेक्शन 2N क्या है, ऑक्यूपायर। सेक्शन 2N बोलता है ऑक्यूपायर। अब बोलता है कि ऑक्यूपायर कौन होता है। अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जिनका पूरा अल्टीमेट कंट्रोल पूरे फैक्ट्री पे होता है। ठीक है, नाउ अगर मान लीजिए कोई फर्म है या कोई एसोसिएशन है इंडिविजुअल का, तो उसमें कोई भी एक इंडिविजुअल पार्टनर या मेंबर जो होगा वो ऑक्यूपायर हो जाएगा, जो पूरे फैक्ट्री को संचालित करेगा। दूसरा, अगर कोई कंपनी होती है तो कोई भी एक डायरेक्टर हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी अगर फैक्ट्री चला रहा है, जैसे गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री है, तो उसमें ऑक्यूपायर कौन होगा, वो जो गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगा मैनेज करने के लिए फैक्ट्री के अफेयर्स को। नाउ इसमें क्या है कि इस एक्ट में एडल्ट कौन है, तो एडल्ट को क्या डिफाइन किया गया है कि अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 वर्ष जिनका एज हो गया है उसको इस एक्ट में एडल्ट माना गया है। नाउ एडोलेसेंट किसको माना गया है, ठीक है, जो 15 साल पूरा कर लिया है बट 18 साल नहीं पूरा किया, मतलब ग्रेटर देन 15, है ना, और लेस देन 18। ठीक है, चाइल्ड किसको बोला गया है, जो अपना 15 साल पूरा नहीं किया है, मतलब लेस देन 15 को चाइल्ड बोला गया है। यंग पर्सन किसको बोला गया है, या तो चाइल्ड हो या एडोलेसेंट हो। ठीक है, तो चाइल्ड है मतलब ग्रेटर देन 14, ठीक है, और लेस देन 18, ये इसको यंग पर्सन बोला गया है। क्योंकि और जो चाइल्ड है वो लेस देन 15 को मीन्स पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज, 15 साल पूरा नहीं किया हो। ठीक है, और 14 साल से कम वाले को तो काम करना ही नहीं है, तो 14 से बड़ा और 18 से छोटा को यंग पर्सन बोलेंगे। कैलेंडर ईयर क्या होता है कि द पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, 1 जनवरी से, ठीक है ना, जो 12 महीने होंगे उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। नाउ अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, ये कौन देता है। अब आपको कोई भी फैक्ट्री खोलनी है तो आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ इंस्पेक्टर से, है ना, उस साइट पे जहाँ पे आपको फैक्ट्री सिचुएटेड है या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, या मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री है बट उसका एक्सटेंशन ऑफ एनी फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर आपने एप्लीकेशन दिया और कोई भी ऑर्डर वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से या चीफ इंस्पेक्टर से 3 महीने के अंदर नहीं आती है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपको अप्रूव मिल गया है, ग्रांट हो गया है। लेकिन अगर मान लेती है स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज कर जाती है आपको वहाँ फैक्ट्री खोलने से या उसका एक्सटेंशन करने से, तो आप 30 दिन के अंदर, ठीक है ना, या तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का केस होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के जो हायर अथॉरिटी होगी वहाँ पे अपील करना होगा, या चीफ इंस्पेक्टर की केस होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होगी हायर वहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो ये दोनों डाटा जो है विद इन 3 मंथ और विद इन 30 डेज, ये आपको याद रखना है। नाउ अब अगर मान लेते हैं कोई भी चीज़, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि ऑक्यूपायर को, ठीक है, टू ऑक्यूपाई और यूज एनी प्रेमाइसेज एज ए फैक्ट्री, किसी प्रेमाइस को फैक्ट्री की तरह यूज करना है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पहले से कोई फैक्ट्री है, अब उसमें किसी पार्ट को फैक्ट्री की तरह यूज करना है, तो कम से कम 15 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा कि हम इस जगह को भी अब इसी फैक्ट्री में इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर जब भी नया मैनेजर कोई अपॉइंट होता है, ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर को स्टेट या सेंटर के आपको 7 दिन की, उसकी अपॉइंटमेंट के 7 दिन के अंदर में उनको बताना पड़ेगा कि हम ये हमारे यहाँ नया मैनेजर नियुक्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब साफ सफाई की भी ध्यान रखी गई है, क्लीननेस, है ना, कि हर दिन डर्ट की सफाई होनी चाहिए, गंदगी हर दिन सफाई होनी चाहिए डेली। ठीक है, फ्लोर जो है वर्क रूम जहाँ पे काम हो रहा है वो एटलीस्ट 1 इन अ वीक, कम से कम सप्ताह में एक बार इसको करना है। अब क्या है, जो वॉल है या पार्टीशंस है, सीलिंग है, उसको आपको पेंट या वार्निश करना है
हर 5 साल में एक बार, एटलीस्ट 5 साल में एक बार। जितने भी डोर्स हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, है ना, वुडन या मेटालिक फ्रेमवर्क के हैं, उनको भी पेंट करना है 5 साल में एक बार, कम से कम 5 साल में एक बार पेंट करनी है। ठीक है। ओवर क्राउडिंग ये भी है। सेक्शन 16 कहता है कि कहीं भी जो वर्किंग स्पेस होगा वहाँ ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें कहा गया है कि पर वर्कर कम से कम 9.9 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। वर्करूम है, जितना वर्करूम है तो हर वर्कर, ठीक है ना, 9.9 क्यूबिक मीटर एक वर्कर का जगह के अनुसार से होना चाहिए। ठीक है। बिफोर द कमेंसमेंट, अगर कोई फैक्ट्री 1948 से पहले की है तो, लेकिन अगर वो 1948 के बाद, दैट मीन्स द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के बाद कोई खुल रही है, तो आपको 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस होना चाहिए पर वर्कर। जैसे जितने वर्कर है उसको 14.2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना बड़ा वर्करूम होना चाहिए। सेक्शन 18 कहता है कि अगर मान लेते हैं कि पानी की व्यवस्था होना, ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, लेकिन वो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो 6 मीटर, 6 मीटर याद रखना है, 6 मीटर, कोई भी जो यूरिनल है, स्पीटोन है, जो बेसिन बोलते हैं वो, ठीक है ना, और ओपन ड्रेन है, या कोई भी कॉन्टेमिनेशन के सोर्स है, या कोई वॉशिंग प्लेस है, उससे 6 मीटर के अंदर पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं, पीने वाली पानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से कॉन्टेमिनेशन फैल सकती है। ठीक है। इसके बाद गर्मी के समय में जिस फैक्ट्री में 250 या उससे अधिक वर्कर होगी, याद रखना है 250 या उससे अधिक वर्कर होंगे, तो वहाँ पे कूल वाटर, ठीक है ना, की व्यवस्था भी करनी है, ठंडे पानी की व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी की सेक्शन है 21 से 41। तो अगर आपको थोड़ा भी बहुत याद रखेंगे कि सेक्शन 21 से 41 तक सेफ्टी के बारे में है। इसमें क्या है कि जो प्राइम मूवर है ना, कोई भी विमेन या यंग पर्सन जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन 14 एंड लेस देन 18। ठीक है। ठीक है। तो कोई भी जो मूविंग, जो मोशन में होगा कोई भी मशीन, वहाँ पे विमेन या यंग पर्सन को क्लीन साफ करने के लिए नहीं, अगर वो चल रहा है तो, अगर वो बंद पड़ा है तो वो कर सकते हैं, बट चलने समय में, ठीक है, वो नहीं कर सकते, विमेन या यंग पर्सन। विमेन तो कर ही नहीं सकती, और यंग पर्सन मतलब 14 से ज़्यादा, 18 से कम। अब क्या है एक्सेसिव वेट। इसमें सेक्शन 34 कहता है कि कोई भी पर्सन उतना वजन नहीं उठा सकता है, जिससे कि उसको कोई इंजरी हो जाए। नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री टू लिफ्ट, कैरी और मूव एनी लोड सो हैवी एज टू बी लाइकली टू कॉज हिम एन इंजरी। ठीक है। इसके बाद डेंजरस फ्यूम्स गैसेज, सेक्शन 36 कहता है कि कोई भी पर्सन को किसी भी चैम्बर में, कोई टैंक हो गया या कोई पिट हो गया, पाइप हो गया, है ना, वहाँ पे एंट्री नहीं करना है, जहाँ से कि हो सकता है कि कोई गैस या फ्यूम या वेपर हो सकता है कि बाद में वो रिलीज करता हो और वो रिस पर्सन की डेथ हो जाए उसमें, है ना। ठीक है ना, अनलेस इट इज़ प्रोवाइडेड विथ अ मैन होल, जब तक कि उसमें सारी सुविधा ना हो, है ना, वो ड्रेस ना हो, ठीक है, और मैन होल उस तरह का बना नहीं हो, उस एडिक्वेट साइज का, ठीक है ना, जिससे कि उसके रिस्क ना हो किसी पर्सन को जो इंटर कर रहा है उसमें। ठीक है। बहुत बार आप सुनते होंगे कि ड्रेन में एंट्री किया और गैस, कोई किसी गैस के कारण उनकी डेथ हो जाती है। नाउ फायर, अगर फायर लग जाती है फैक्ट्री में तो सेक्शन 38 कहता है कि सबको भागने के लिए सेफ मीन्स ऑफ एस्केप, है ना। ठीक है। अगर फायर होगी तो होनी चाहिए, है ना। उनको जगह जगह फ्री पासेज भी होनी चाहिए, और उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि अगर फायर होगी तो ये रास्ता, यहाँ से आप निकल सकते हो। ठीक है ना, उनको पता होनी चाहिए ये। अब क्या है सेफ्टी ऑफ सेक्शन 40, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी ऑफिसर, जहाँ भी 1000 या उससे ज़्यादा, कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर होंगे तो एक सेफ्टी ऑफिसर आपको अपॉइंट करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है। जहाँ पे, ठीक है, जैसे कि रिस्क है, कोई बॉडली इंजरी का है, या पॉइजनिंग डिजीज, कुछ है, गैस ऐसा हो रहा है, हेल्थ को खतरा है ना, तो वहाँ पे 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर होंगे तो एक सेफ्टी ऑफिसर करना है। ठीक है। और जो ऑक्युपायर है, मैंने बताया था, ऑक्युपायर जो होता है, जो फैक्ट्री के पूरे इंचार्ज होते हैं, उनको एक सेफ्टी कमेटी भी बनानी चाहिए। ठीक है ना, जहाँ पे हैजार्डस कुछ प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे एक सेफ्टी कमेटी बनानी चाहिए, और उस सेफ्टी कमेटी में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स के भी उतने नंबर होने चाहिए और मैनेजमेंट के भी उतने होने चाहिए। ठीक है ना, जिससे कि कोई प्रॉब्लम वर्कर्स को ना हो। वेलफेयर, अब 42 से 50 में लेबर के वेलफेयर की बात की है ना। लेबर वेलफेयर होता क्या है, जो लेबर वेलफेयर हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है कि
वो फैसिलिटी जो वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है या तो इनसाइड द फैक्ट्री या आउटसाइड द फैक्ट्री, जैसे कि हो गई कैंटीन हो गई, रेस्ट रूम हो गई, है ना, रिक्रिएशन फैसिलिटी हो गई, हाउसिंग घर हो गया, है ना, जो वर्कर्स के वेलबींग के लिए ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। नाउ अब जैसे कि वेलफेयर मेजर्स क्या होते हैं? फिजिकल, मेंटल, मोरल, इमोशनल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जैसे कि फर्स्ट एड, अब जहाँ भी, ठीक है, 150 वर्कर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स मतलब छोटी छोटी कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ क्या कहते हैं उसको, बैंडेज हो, है ना, ठीक है। तो जहाँ पे भी 1 फॉर एवरी 150 वर्कर्स पे एक एड बॉक्स होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि 500 से ज़्यादा वर्कर हैं किसी फैक्ट्री में, ठीक है, तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस रूम होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ हो, ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है। नाउ कैंटीन होना चाहिए हर फैक्ट्री जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर है, ठीक है, 250 से ज़्यादा जहाँ पे वर्कर है वहाँ पे क्या होनी चाहिए? एक कैंटीन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर है तो वहाँ पे एक रेस्ट रूम भी होनी चाहिए, शेल्टर्स होने चाहिए, रेस्ट रूम, लंच रूम, ये सब भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे क्रेज की फैसिलिटी है, जहाँ पे 30 से ज़्यादा वीमेन अगर काम करती होगी तो वहाँ पे क्रेज की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना, जो 6 साल से कम के बच्चों की देखभाल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये भी सेक्शन 49 याद रखिए। जैसे सेफ्टी ऑफिसर थी, जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर्स होंगे वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर भी होगी। वो देखेंगे कि भाई मतलब कि जो लेबर है उनकी वेलफेयर ठीक से हो रही है कि नहीं। इसके बाद जैसे वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम, कोई भी 14 साल से कम के बच्चे को आपको ये एम्प्लॉय नहीं करनी है फैक्ट्री में। ठीक है, अब कोई वीमेन वर्कर हो या मेल वर्कर, जो कि वीमेन तो पूरे हो गए हैं, ठीक है, कोई भी वीमेन वर्कर को आपको 7 PM से 6 AM तक काम नहीं करवाना है। ठीक है, लेकिन मेल वर्कर में, मेल जो एडोलसेंट है, जो लेस देन 17 है ना, उनको, लेस देन 18 है, ठीक है, उनको भी आपको नाइट में काम नहीं करवाने हैं 7 PM से 6 AM। अब कोई भी फीमेल चाइल्ड होगी, फीमेल चाइल्ड की बात करते हैं, सैलरी रिक्वायर्ड, जैसे कि देखो चाइल्ड होती है लेस देन 15, है ना, और 14 साल से कम के बच्चों को तो करनी ही नहीं है। तो 14 से 15 के बीच की बात की अगर हम लोग कर रहे हैं कि कोई अगर फीमेल चाइल्ड होगी, ठीक है, शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट 8 बजे से, ठीक है ना, 7 मतलब कि 7 PM से 8 AM तक उसको काम नहीं आप करवा सकते हो फीमेल चाइल्ड को। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई एडल्ट्स है, तो एडल्ट्स की जो 18 से ज़्यादा है उनको आपको वीकली 48 घंटे काम करवा सकते हो, और एक दिन में मैक्सिमम 9 आवर। ठीक है, एक वीक में 48 घंटे और एक दिन में 9 घंटे ज़्यादा नहीं करवा सकते हो। और यंगर पर्सन जो है उनको 4.5 घंटे से ज़्यादा आप कम नहीं करवा सकते हो। अगर कोई ओवर टाइम करता है तो उसको जितनी वेज है उसकी दोगुना पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब टोटल वर्किंग आवर्स इन अ वीक, एक सप्ताह में जो काम होती है, ओवर टाइम भी अगर कोई करना चाहता है तो भी 48 तो कर ही सकते हैं, बट ओवर टाइम करने के बाद भी 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60 आवर्स से ज़्यादा। ठीक है, हर 5 घंटे काम के बाद आधे घंटे की, ठीक है ना, हाफ एन आवर की आपको देनी है रेस्ट। ठीक है, एक वीक में एक हॉलीडे भी देनी है, किसी भी दिन आप दे सकते हो। ठीक है, अगर कोई वर्कर 240 दिन या उससे ज़्यादा काम किया है तो उसके अगले साल में उसको लीव भी मिलेगी विथ वेजेज। या तो अगर 240 दिन काम किया है तो पिछले साल में, नहीं तो कोई अगर एडल्ट है तो उसको हर 20 दिन पर एक दिन, अगर 20 दिन काम करता है तो उसको 1 डे की लीव होगी। ठीक है, और चाइल्ड को 15 दिन, अगर कोई चाइल्ड काम करता है तो उसको 1 दिन की लीव होगी। अगर कोई ये बंदा ऐसा हो जो कि कहीं और फैक्ट्री में काम करता है तो उसको डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्री एक्ट 1948। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द फैक्ट्री एक्ट 1948, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के। आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये PDF आपको pyq_pedia टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।